नमस्कार। बहुत दिनों से वीडियो नहीं पड़ा है कुछ कारणवश, और अब रेगुलर वीडियो आएंगे। और कुछ लाइट की प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं पढ़ पाए। तो चलिए अब कंटिन्यूअस वीडियो पढ़ेंगे। आज अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। श्वसन तंत्र से हिंदी में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले चैनल को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने रिलेटिव को बताइए, जैसे सबका फायदा हो। जब सबका फायदा होगा उसी में अपना फायदा है। तो आज अपना चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। रेस्पिरेशन देखिए क्या होता है। रेस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। कोई भी आपको ऐसा जीव नहीं मिलेगा, कोई भी आपको ऐसा एनिमल नहीं मिलेगा जिसमें रेस्पिरेशन न होता होगा। तो रेस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, या दूसरे कंपाउंड भी बनते हैं जैसे एथिल अल्कोहल बनता है, या पायरुविक एसिड बनता है, या लैक्टिक एसिड बनता है, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और उस एनर्जी का यूज अपन डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में करते हैं, क्योंकि हर चीज, हर वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमें फूड के ऑक्सीडेशन से मिलती है। इसलिए लगातार भोजन की जरूरत होती है। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जरा नोट कर लेना। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, respiration defined as the process of biochemical oxidation of nutrients in the presence of specific enzyme at optimum temperature in the cell to release energy for metabolic activity. It is a catabolic process in which exchange of gases. ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें गैसों का एक्सचेंज होता है। तो देखा जाए इसमें क्या मैंने बताया है, रेस्पिरेशन में फूड लिया गया है। ये क्या है, फूड है, और प्लस हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। बाहर से हमने ऑक्सीजन लिया। फूड का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे बनती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है, और प्लस क्या बनती है, एनर्जी बनती है। प्लस क्या बनेगी, ये एनर्जी बनती है। इसी एनर्जी का यूज करके हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करते हैं, क्योंकि हर चीज को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, इसको एक्सपायरेशन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और एनर्जी जो बनती है उसको हम डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज में यूज कर लेते हैं। रेस्पिरेशन देखा जाए दो प्रकार का होता है। रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होती हैं। एक प्रोसेस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, यह है एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है, दूसरी प्रोसेस है एनएरोबिक। ये क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
तो रिस्पायरेशन में दो प्रोसेस होती हैं, एक तो एरोबिक है और दूसरी एनएरोबिक है। सबसे पहले हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एरोबिक रिस्पायरेशन की। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है और ऑक्सीजन का यूज करके जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं C6H12O6, जो कार्बोहाइड्रेट लिया है उसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। और जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती है और इससे कितने एटीपी बनते हैं, इस एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर कर लिया जाता है, 38 एटीपी बनते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन भी नोट कर लेना, इसमें नोट कर लेना इन द प्रोसेस, इसमें नोट कर लेना, इट इज डिस्क्राइब एज द प्रोसेस, इट इज डिस्क्राइब एज द प्रोसेस in which fairly large amount of energy is released, large amount of energy is released in the presence of oxygen, in the presence of oxygen from the breakdown of food substance, from the breakdown of food substance। रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखी है। द प्रोसेस स्टार्ट इन द साइटोप्लाज्म, ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है, साइटोप्लाज्म से, एंड कंटिन्यू इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज 38 एटीपी मॉलिक्यूल, प्रत्येक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड एज द वेस्ट प्रोडक्ट। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होते हैं। अब देखा जाए क्या होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करें। अगर जो हम एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं, मतलब इसकी बात करते हैं, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है और फूड का क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का। जैसे सपोज करिए क्या है, जैसे यहां पर ग्लूकोज मैंने ले लिया, मतलब C6H12O6। अब हमने ऑक्सीजन तो यूज नहीं किया। जब ऑक्सीजन नहीं यूज करते हैं तब क्या बनता है, ये डायरेक्ट किसमें बने कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड बनाता है और प्लस क्या बनती है, एनर्जी बनती है, एनर्जी बनती है। और बहुत कम एनर्जी बनती है, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। दूसरी बात, पायरुविक एसिड इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है, ग्लाइकोलिसिस तो होगी, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में पायरुविक एसिड से क्या बनता है, जब ऑक्सीजन के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं तब तो क्या बन सकता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है। ये लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और प्लस 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी के बनते हैं। दूसरी बात देखा जाए एनारोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा पायरुविक एसिड से क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड से
क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड से एथिल अल्कोहल भी बन सकता है C2H5OH, और +2CO2 बनती है, और +2 ATP भी बनते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है और बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो नोट कर लेना एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें नोट कर लेना इट इज डिस्क्राइब एज द respiratory process in which a small amount of energy is released in the absence of oxygen from breakdown of food substance. It takes place in the yeast, bacteria and in human muscles. और कहाँ पर होती है? ह्यूमन मसल्स में भी ये रिएक्शन होती है। तो ये सारी चीजें तुमको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर ये रिएक्शंस होती हैं। ये पूछा जा सकता है ये रिएक्शन कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो ग्लूकोज और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पर होगी? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, anaerobic respiration. In the anaerobic respiration occurs two type. पहला नोट करिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पहली हेडिंग दीजिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें नोट करिए इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ sugar into ethyl alcohol and carbon dioxide to release energy. This process occurs mainly in yeast. ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? ईस्ट में होती है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस देखिए क्या होती है। यहाँ पर मान लेते हैं ये ग्लूकोज मैंने ले लिया, ये क्या है? ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तो बनेगा ही बनेगा। अब देखा जाए क्या होता है? ईस्ट है। ईस्ट में क्या होता है? एक एंजाइम, जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। ये जाइमेज एंजाइम है। ये कहाँ पर मिलेगा? ईस्ट में मिलता है। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2C2H5OH प्लस 2CO2 और प्लस 21 किलो कैलोरी एनर्जी। 21 किलो कैलोरी एनर्जी का मतलब होता है 2 ATP बनते हैं। कितने ATP बनेंगे? 2 ATP बनेंगे। तो इस प्रोसेस में देखिए अल्कोहल बन रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें नोट कर लेना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ sugar into lactic acid and energy in some bacteria. These bacteria feed on sugar and break it into lactic acid
and break it into lactic acid. लैक्टिक एसिड। एक बात और देखा जाए क्या होता है, नोट कर लेना कहीं पर। जैसे अपने हाथ को बार बार ऐसे करें तो हाथ में थकावट आ जाती है। थकावट किस कारण से आती है? ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन के कारण मसल्स में थकावट आती है। कुछ समय के लिए अगर जो मसल्स को हम रेस्ट दे दें तो लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर के उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो मसल्स की थकावट फिर से दूर हो जाती है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए मसल्स में थकावट किस कारण से आती है, तो आपका जवाब होगा ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो मसल्स में थकावट हमको मालूम हो गई किसके कारण आती है, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब अगर जो डिफरेंस देखा जाए एरोबिक रेस्पिरेशन, ये है एरोबिक, और दूसरे साइड में मैंने नोट कर लिया एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर जो हम डिफरेंस देखते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट कंप्लीट होता है। दूसरी बात देखा जाए इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, और इसमें क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। अगर जो हम एरोबिक रिस्पायरेशन को देखते हैं तो वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जिनमें भी होता है वो ऐसे क्लाइमेट में मिलते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जिन ऑर्गेनिज्म में होता है वो ऐसे क्लाइमेट में मिलते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। दूसरी बात देखा जाए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डिफरेंट स्टेजेस को देखा जाए तो डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? एक होती है ब्रीदिंग और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक होती है ब्रीदिंग और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या होता है? सांस लेना, जैसे बाहर की एयर को लंग में भरना और लंग के अंदर की एयर को बाहर निकालना, इसे क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। तो जरा नोट कर लेना। हाँ, तो ये क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस हैं, एक ब्रीदिंग और दूसरी गैसेस एक्सचेंज। तो ब्रीदिंग में नोट करिए, it is the process of taking the required gas and giving out waste or unrequired gases. नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए गैसेस एक्सचेंज। इसमें नोट करिए इट टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड alveolar air across the alveolar wall, that is diffusion of O2 from lung to the blood, and CO2 from blood to lung. नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए इंटरनल रेस्पिरेशन। इसी को क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और ये प्रोसेस कहां पर होती है? सेल के अंदर होती है। तो इसमें नोट करिए इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन द सेल
to release energy for performing various functions. Release energy for performing various function. तो सेलुलर रिस्पायरेशन कहाँ पर होता है? सेल के अंदर होता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन एक ही चीज है जो सेल के अंदर होती है, और एक्चुअल ऑक्सीजन का यूज इंटरनल रिस्पायरेशन में ही किया जाता है। और जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन मैंने बताया ये सेल के बाहर होती है। इसमें एक्चुअल में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, लेकिन इंटरनल रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है। अब अगर जो हम देखें प्लांटों में कैसे रिस्पायरेशन होता है, अगर जो प्लांटों की बात करते हैं, अगर जो हम मोनोकाट प्लांट की बात करें तो मोनोकाट प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनकी दोनों सरफेस पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, और उन छेदों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और इन्हीं छिद्रों के द्वारा बाहर से ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलती है। अगर हम डाइकाट प्लांट की बात करते हैं तो उसकी लोअर सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं और गैसेस एक्सचेंज होता है। एक बात तुम्हें बताते हैं, रेस्पायरेशन की हम बात कर रहे हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है और CO2 बाहर निकलती है। और रेस्पायरेशन 24 आवर होने वाली एक प्रोसेस है। लेकिन एक प्रोसेस दूसरी होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होती है, और फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज की जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है। तो तुम्हें याद रखना है रेस्पायरेशन 24 आवर होने वाली प्रोसेस है, और रेस्पायरेशन चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, इसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। और दूसरी प्रोसेस मैंने बताया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है? ग्रीन प्लांटों में होती है और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज की जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है। तो इस प्रकार से CO2 और ऑक्सीजन का बैलेंस जो है वो एटमॉस्फेयर में बना रहता है। और तुमको बताएं, फोटोसिंथेसिस जो होती है 10 टाइम फास्टर देन रेट ऑफ रेस्पायरेशन। इसका मतलब ऑक्सीजन प्लांट बड़ी तेजी से एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, उतनी स्पीड से एनिमल CO2 नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इस बैलेंस को कौन बिगाड़ रहा है? ह्यूमन बिगाड़ रहा है, क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। और ह्यूमन क्या करता है? प्लांटों की कटिंग करता रहता है, कटाई करता है। इसलिए एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से चाहे वो डाइकाट प्लांट हो चाहे वो मोनोकाट प्लांट हो, इनकी लीफ के ऊपर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, और उन छेदों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है। जैसे अपन लोगों में ये नॉस्ट्रल्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, वैसे प्लांटों में स्टोमेटा पाए जाते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, रेस्पायरेशन सब करते हैं। और रेस्पायरेशन एक वाइटल प्रोसेस है, 24 आवर होने वाली एक प्रोसेस है। ये बात भी तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम्हारा खत्म हुआ ह्यूमन का और प्लांट का। अगली क्लास में नई चीज बताएंगे, और खूब पढ़ाई करिए। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख दीजिए, और हम उस चीज को फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमको भी लगे कि बच्चे हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं भारतवर्ष के जितने भी बच्चे हैं खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, टैलेंटेड बने, आगे बढ़ें। और जितना ज़्यादा पढ़ लोगे भविष्य उतना ज़्यादा आपका उज्जवल बन जाएगा। और ये बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जितना क्लियर हो जाएंगे आगे की मंजिल उतनी आसान हो जाएगी। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।